हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम सबका जियोग्राफी और हिस्ट्री क्लास 6 समाप्त हो गया है। आज हम सबका क्लास 6 का तीसरा चैप्टर सरकार क्या होती है या क्यों होती है और ये हमारे लिए क्या करती है, क्यों आवश्यक है इतना, आदि सभी बातों को हम सब पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सब एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नोट्स एमसीक्यू थ्योरी पूरा एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। और अगर वीडियो को एक बार देखिए, अगर अच्छा लगे फिर उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए दोस्तों, आप चल रहे हैं चैप्टर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर है सरकार क्या है। देखिए सरकार क्या है, तो सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्ति का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। अब देखिए लिखा है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, पूछता है तो याद रखना। पहला क्या होता है? विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो इसको याद रखना। आगे देखिए सरकार के स्तर। सरकार के स्तर, तो देखिए सरकार के 3 स्तर होते हैं। पहला देखिए यहाँ पर है राष्ट्रीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर और तीसरा है स्थानीय स्तर। तो अब देखिए राष्ट्रीय स्तर क्या होता है? तो राष्ट्रीय स्तर जो होता है इसका संबंध पूरे देश से होता है। इसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। तो याद रखना, कभी मान लीजिए राष्ट्रीय स्तर आ जाए या केंद्र सरकार आ जाए तो ये दोनों सेम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। राष्ट्रीय स्तर को ही हम केंद्र सरकार बोलते हैं। आगे देखिए राज्य स्तर। राज्य स्तर एक सरकार किसी विशेष राज्य का संचालन करती है। एक राज्य की, किसी एक विशेष राज्य की संचालन करती है, वहाँ पर राज करती है ना। यह राज्य सरकार होती है। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर को केंद्र सरकार कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर को हम केंद्र सरकार कहते हैं, राज्य स्तर को हम राज्य सरकार कहते हैं। इसको याद रखना। मान लीजिए कभी कंफ्यूज के लिए आपको पूछ दे कि राज्य स्तर या राज्य सरकार ऐसे दे दे तो आप कंफ्यूज मत होना। जैसे सरकार पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये तो सही है कि राज्य सरकार ये सूटेबल है, पर यहाँ पर अगर मान लीजिए राज्य स्तर दे दिया ये भी सही है, पर अगर यहाँ राष्ट्रीय स्तर और केंद्र सरकार दे देगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। आगे देखिए तीसरा है स्थानीय स्तर। अब स्थानीय स्तर पर क्या होता है? तो बताया गया है कि स्थानीय स्तर यह गांव शहर के प्रशासन को संभालती है। इसे हम पंचायत या नगर पालिका के नाम से जानते हैं। तो याद रखना दोस्तों, हमारा जो सरकार है, ये सरकार जो कितने भागों में मतलब कितने स्तर पर या भागों में है? तो पहला है राष्ट्रीय स्तर जिसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं, दूसरा है राज्य स्तर जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं, और तीसरा है स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर को हम पंचायत या न्यायपालिका कह सकते हैं। आगे देखिए सरकार के कार्य। अब देखिए सरकार के कार्य क्या क्या होते हैं। तो सरकार को बहुत सारे कार्यों का संचालन करना पड़ता है। छोटे व बड़े हर प्रकार के कार्य की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अब देखिए कौन कौन सी जिम्मेदारी होती है, अब यहाँ बताया गया है। तो देखिए पहला है कि कानून बनाना तथा निर्णय लेना। कानून बनाना तथा निर्णय लेना। शासन व्यवस्था को लागू करना। शासन व्यवस्था को लागू करना। सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना। चौथा है कि राष्ट्रहित की सुरक्षा करना। राष्ट्रहित की सुरक्षा करना, जन कल्याण कार्य इत्यादि। तो देखिए दोस्तों, ये सब याद रखना। कभी कभी कथन कारक में पूछ देता है कि सरकार के निम्न कथन में दे देगा कि सरकार के देगा निम्न में से सरकार के वो कार्य हैं। तो मान लीजिए 3 तो ये जो 5 ठो है, 5 ठो में से मान लीजिए 1 ठो तो देगा उठाकर, और मान लीजिए ये 1 ठो कहीं कारण या कथन को कहीं अन्य जगह से उठाकर दे देगा, तो आप अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो गलत मार कर चले आएंगे। तो इसको याद रखना। कानून बनाना, शासन व्यवस्था को बनाए रखना, सामाजिक मुद्दों पर और राष्ट्रीय हित के लिए सुरक्षा करना, जन कल्याण आदि के लिए सरकार कार्य करती है। अब देखिए
कभी कभी ये लाइन ऐसे पूरा उठाकर पूछ देता है। तो देखिए यहाँ पर है, सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करती है और सभी लोग उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो ऐसे ये वाला लाइन बहुत बार ऐसे कथन और कारक में पूछा गया है। तो इस लाइन को एकदम आईएमपी मानकर आप सब एकदम ध्यान से इसको याद रखना कि सरकार कानून तो बनाती है और उसको लागू भी करती है, और जो नहीं मानते हैं उसके लिए, वो जो मानते हैं, जो नहीं मानना चाहे तो वो बाध्य भी है उनके लिए, अगर अर्थात उनको ज़बरदस्ती भी मनवाया जा सकता है। तो देखिए सरकार के प्रकार। तो देखिए सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। अब जैसे देखिए अभी हम बताएं कि बाध्य होते हैं, अर्थात कोई भी कानून आया उसको मानने के लिए सब लोग मजबूर होते हैं, बाध्य होते हैं, मानना ही पड़ेगा। तो अब ऐसा उनको जो सरकार है ऐसा शक्ति कौन देता है, तो इसी के बारे में देखिए यहाँ पर बताया गया कि इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि वह सरकार कौन सी सरकार का मतलब राज्य स्तर है कि राष्ट्रीय स्तर है, या वही राष्ट्रीय स्तर को ही केंद्र सरकार राज्य कहते हैं। और उसके बाद क्या था, स्थानीय स्तर तक पहले बताया गया कि ये इसको जानने से पहले कि वो बाध्य कर रही है, हम सबको ज़बरदस्ती मनवा रही है, तो इसके पहले अगर मान लो वो ज़बरदस्ती मनवा रही थी, इसके पहले अगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है या जानना है तो इसमें बताया गया कि वह कौन सी या कैसी सरकार है, कौन से स्तर की सरकार है। विश्व भर में अलग अलग प्रकार की सरकार हैं, लेकिन हम आपको दो मुख्य सरकारों के बारे में बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, तो देखिए पहला क्या है, देखिए लिखा है कि लोकतांत्रिक सरकार और एक है प्रजातांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार और प्रजातांत्रिक सरकार। अब देखिए दोस्तों याद रखना, बस प्रश्न ये उठा है कि कानून बनाती है सरकार और उसके बाद कानून बनाने के बाद उसको लागू भी करती है और हम सब उसके लिए बाध्य होते हैं, उस कानून को मानने के लिए बाध्य होते हैं, अर्थात हम सबको मानना ही है। इसलिए अब देखिए किस में मानना है, अब यहाँ पर दो उदाहरण दे दिया कि लोकतांत्रिक सरकार में मानना है कि राजतांत्रिक सरकार में। तो इस समय हम सबका क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो इसको याद रखना। तो देखिए इसमें निर्णय लेने की शक्ति किसमें, यही लोकतांत्रिक सरकार में, इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा प्रदान की जाती है, अर्थात जनता के प्रतिनिधि वास्तविक शक्ति का स्रोत होता है। स्रोत जनता होता है, जो इसका जो स्रोत होता है या प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, इसका जो शक्ति होती है, तो ये सीधा के सीधा नेता जनता होते हैं तथा निर्णय उनके प्रतिनिधियों के द्वारा ली जाती है। लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। जैसे आप ये देखिए, आप ये लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अब जैसे यहाँ यहीं पर हम आपको समझा दें कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जिसे लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा चुने गए या बनाए गए शासन को हम लोकतंत्र शासन कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अब लोकतंत्र शासन दो ठो है, एक प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जैसे कि हम सब, जैसे मान लीजिए ग्राम के जो प्रधान होते हैं, तो हम सब क्या कहते हैं, पूरे गांव वाले मिलकर प्रधान को चुनते हैं, वोट डालते हैं उनके पक्ष में, तब जाकर वो जीतते हैं। तो ये तो हम जान लीजिए अपने प्रधान को प्रत्यक्ष रूप से चुने। पर और क्या होता है कि जैसे कि मुख्यमंत्री वाला होता है, तो मुख्यमंत्री को हम सब वोट नहीं देते हैं, जो हमारे यहाँ के विधायक होते हैं, हम सब विधायक को वोट देते हैं। अब यही विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री वाला हुआ, ये क्या हुआ, हमारा अप्रत्यक्ष हुआ कि हमने मुख्यमंत्री को वोट नहीं दिया पर हमने विधायक को वोट दिया, तो विधायक हमारे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हो गए। पर जो विधायक ये है, तो विधायक जो और अपने प्रतिनिधित्व को रखेंगे अर्थात मुख्यमंत्री को चुनेंगे, तो ये हमारे अप्रत्यक्ष हो गए। बस यही समझना है। तो याद रखना, जिसे हम खुद वोट देकर उनको अपने चुने, वो हमारे प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं, और जिसके जैसे हम चुन लिए वोट देकर, फिर वो किसी दूसरे को चुने, तो ये हमारा अप्रत्यक्ष है। आगे देखिए, अब यहाँ समझ आ गया होगा। आगे देखिए, यहाँ पर है राजतंत्र, पहला था लोकतंत्र। लोकतंत्र भी दो ठो था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इसको याद रखना। आगे देखिए राजतंत्र, इस प्रकार की सरकार किस प्रकार की,
राजतंत्र प्रकार की सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होता है और जनता से निर्णय निर्णय नहीं लिया जाता है। इसमें हम निरंकुश शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो राजतंत्र होता है अर्थात राजा, जैसे कि ये सब पहले होता था कि राजा कोई बन गया, अब राजा के बेटा ही राजा बनता था न, राजा के बेटा जो बड़ा बेटा था वही राजा बनता था, उसके बाद उसका बड़ा बेटा, उसके बाद उसका बड़ा बेटा। तो ये राजतंत्र था, पर इस समय लोकतंत्र है। तो राजतंत्र में देखिए इसमें बताया गया कि इसका निर्णय जनता नहीं लेती थी, वह राजा या रानी जो होते थे वो खुद ही लेते थे, वही लागू करते थे। और इसमें देखिए ये इस राजतंत्र को निरंकुश शासन भी कहते हैं, तो इसको भी याद रखना, कभी कंफ्यूज भी कर सकता है कि राजतंत्र को और किन नाम से जाना जाता है, तो निरंकुश शासन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर लिखा गया कि और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता है, तो याद रखना, अगर कभी कभी पूछ दिया कि किस किस शासन में जनता से निर्णय नहीं लिया जाता है, तो राजतंत्र शासन में। आगे देखिए भारतीय लोकतंत्र यहाँ पर देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जैसे कि हम सबको पता है। अभी हम बताएं कि इसकी मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को सुनने की शक्ति होती है, नेता को चुनने की शक्ति होती है ना, उसको हम वोट देकर चुन सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसको भी याद रखना कि जो हम भारत है हमारा, यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, देश है, जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधि वोट के माध्यम से चुनते हैं। आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए यहाँ पर है प्रतिनिधि लोकतंत्र। अभी यहाँ आया ना, इसका जिक्र आया कि प्रतिनिधि को वोट के माध्यम से चुनते हैं। अब देखिए प्रतिनिधि क्या होते हैं, तो इनके बारे में बताया गया। तो देखिए प्रतिनिधि लोकतंत्र, आज के समय लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं ना। उसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपनी प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो याद रखना इस बात को। कभी कभी ये दोनों लाइन इतना है, पर यही दोनों लाइन में 50-50 करके आधा आधा करके कथन और कारक में दे देता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि आज के समय लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ एक लाइन हो गया। अब कारण भी दे देगा कि लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, ऐसे लिख देगा, यही जान लीजिए बस, यही से एक कारण में दे देगा, एक कथन में। तो या लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। तो आप अगर पढ़े रहेंगे पूरा, तभी जान पाएंगे कि हाँ ये दोनों बात एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है, नहीं तो आप इसको गलत करके आएंगे। तो इसको बात याद रखना, ये भी IMP कर लीजिए। आगे देखिए जो प्रतिनिधित्व होते हैं वे सीधे तौर पर नहीं चुने जाते, अर्थात वे जनता के द्वारा चुनने के बाद दूसरों को चुनते हैं। तो आगे देखिए, अब आ गया सरफेस मूवमेंट। इसका अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। देखिए ये पूरा का पूरा ऐसे ये जो वाक्य है पूरा पूछता है, तो ये भी एकदम IMP मान लीजिए। अभी हम आपको प्रश्न में दिखाएंगे, इसके बाद थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी के बाद जितना प्रश्न रहेगा उसको दिखाएंगे। ये एकदम जान लीजिए, आप सबको एकदम जैसे बताया जाता है सारांश के माध्यम से बता रहे हैं आपको कि देखिए इस चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अभी इसके बाद हम सब थ्योरी पढ़ेंगे एकदम लाइन बाय लाइन। तो देखिए सरफेस मूवमेंट क्या होता है, तो ये इसका अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। आगे देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने मत डालने के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। मत मतलब वोट डालने का अधिकार पाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया कि महिलाओं को, जैसे पता है कि पहले महिलाओं को और जो अशिक्षित लोग थे या जो संपत्ति जिनके पास नहीं थी, गरीब थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये सब महिलाओं ने संघर्ष किया कि हमें भी अधिकार ऐसा मिलना चाहिए। तो इसी अधिकार को हम महिला मताधिकार कहते हैं, और इसी महिला मताधिकार को हम अंग्रेजी में सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। इसको याद रखना। आगे देखिए
तो संघर्ष किया। फिर संघर्ष करने के बाद तो देखिए यहाँ पर अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में प्राप्त हुआ। तो ये दोनों एकदम आईएमपी हैं, इसको याद रखना कि अमेरिका में कब हुआ तो 1920 में और इंग्लैंड में कब हुआ 1928 में। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों, ये जो 2 चैप्टर था, ये पूरा हम आपको इस चैप्टर का एकदम सारांश के माध्यम से बताएं। अब इसी चैप्टर को देखिए और एकदम बेहतरीन तरीके से थ्योरी में हम आप सबको समझाएंगे, तो बने रहिए। और लास्ट में हम इस चैप्टर से संबंधित पूरा जितना प्रश्न बनेगा उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को, टॉपिक को हम सब इसमें अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, तो हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। अब इतना समझ में आ गया होगा कि सरकार की ज़रूरत क्यों होती है। तो जैसे कोई निर्णय लेना हुआ, जैसे आप सिंपल भाषा में समझे तो जैसे आपके घर में कितने परिवार हैं, उस परिवार में एक सदस्य रहते हैं, सदस्य का मतलब मुखिया। अब वही जो कहते हैं, जैसे आपके दादा हुए या तो पापा हुए, कोई चाचा होता है, अगर वही जो कहते हैं वही सबको मानना पड़ता है। तो यही सरकार भी है, ऐसा ही समझिए छोटे एकदम तौर पर। तो देखिए है कि विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। जैसे होती है जैसे वो अभी हम उदाहरण दिए कि जैसे परिवार में, तो देखिए ये निर्णय कई विषय में से संबंधित हो सकते हैं। अब जैसे अब अगर घर की अपेक्षा देखा जाए तो जैसे मान लीजिए घर में कुछ खरीदना है, कुछ कहीं पर मान लीजिए ज़मीन या तो कुछ बाइक वगैरह और कुछ खरीदना रहता है तो पहले घर के मुखिया डिस्कस करते हैं। अब यही क्या है, सरकार क्या है, तो एकदम उच्च लेवल अर्थात पूरे जनसंख्या को लेते हैं। तो अब पूरे जनसंख्या में तो अब समस्या भी तो बड़ी रहेगी। तो जैसे कि सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती हैं, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं। तो आशा है कि इतना आप सबको समझ में आया होगा कि सरकार हमें क्यों आवश्यक है और सरकार हमारे लिए क्या काम करती है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, इन बातों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही पूरा ऐसे कथन दे देगा कि सरकार हमारे लिए आवश्यक है क्यों, तब आगे यहाँ पर दे देगा कि क्योंकि या सरकार के कार्य हैं सड़क निर्माण, स्कूल बनवाना और क्या, और डाक सेवा जो होती है, रेल सेवा जो होती है, रेलगाड़ी जो चलती हैं उनकी जो सेवाएं होती है, ये सब सरकार के अंडर में आते हैं। तो देखिए आगे है, देखिए दोस्तों, सीटेट को अगर ऐसे ही एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय वन लाइनर नहीं पूछ रहा है, इस समय एकदम ये जैसे ये लाइन ही ऐसे पूरा उठाकर कथन और कारक में रख दे रहा है। तो अगर आप पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, पर जहाँ तक हो सके एकदम डिटेल में पढ़िए। देखिए, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों की शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। आप जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय में जाते हैं। इन सबको पॉइंट में याद रखना, क्योंकि मान लो कथन कारक में दे सकता है कि क्या करती है सरकार हमारे लिए। जैसे बताया गया इसमें स्वास्थ्य की सुविधा देती है और अन्य जो अगल बगल के जो देश होते हैं उनसे अपना शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखती है। आगे देखिए, न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। न्यायालय क्या है, सरकार का ही एक अंग है। देखिए, शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार इतना और सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है।
जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, और आवश्यक आवश्यक निर्णय आवश्यक निर्णय लिए जा सकें, कुछ नियमों की ज़रूरत होती है और और जो सब जो सब लागू हो सके। उदाहरण के लिए संसाधनों के निर्णय को देश की सीमाओं की सुरक्षा की ज़रूरत होती ही, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में जो जैसे क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मतलब जैसे अब कहीं, अब जैसे गाँव है, अगला गाँव फिर अगला गाँव, ऐसे गाँव का है, तो अब देश के लिए अब बहुत सारे देश हैं, तो वो देश के लिए जो देश की सीमा होती है उनमें उन रहने वाले लोगों के लिए लागू करता है। जैसे उन अपने के लिए बनाता ही बनाता है, पर दूसरे देश के लिए भी जो संबंध होते हैं उस संबंध को भी बनाने के लिए कुछ शर्तें रखती है, कानून बनाता है। देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पर देखिए, अब सरकार के स्तर, अब देखिए सरकार के स्तर, आप अभी क्या पढ़े, सरकार हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। अब हालांकि आप सबको एकदम स्पष्ट हो गया होगा क्यों आवश्यक है और क्या कार्य करती है हमारे लिए। अब देखिए सरकार के स्तर क्या होते हैं, कितने भागों में बटा है। तो देखिए, अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार के सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। देखिए, स्थायी स्तर, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव। देखिए, स्थानीय स्तर पर मतलब आपके गांव हो गया। राष्ट्रीय स्तर, आगे देखिए, देखिए आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य में। देखिए, यहाँ पर समझते चलिए, यहाँ पर लिखा है कि स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर में देखिए आपका गांव आ जाएगा, शहर आ जाएगा, मोहल्ला आ जाएगा, इतना है क्या स्थानीय स्तर पर। अब देखिए राज्य स्तर पर, राज्य स्तर का मतलब है पूरे राज्य का ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा हुआ, असम हुआ, कि सरकार पूरे राज्य में काम करती है। देखिए आगे, देखिए दोस्तों, अब आपको पता होगा इसमें मानचित्र दिया है। अब कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित राज्य हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद, तो इसको ध्यान से देखिए, लिखा है आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर तो तथा लद्दाख। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, तो इन बातों को याद रखना दोस्तों, कभी पूछ सकता है तो कि जम्मू और कश्मीर कब अलग हुए, तो याद रखना 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी में। तेलंगाना कब शामिल हुआ था, तो याद रखना 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना था। देखिए आगे, अब यहाँ पर देखिए सरकार एवं कानून, सरकार एवं कानून। देखिए दोस्तों, तो सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम करती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही एक ताकत भी होती है कि वे कानून को मनवा सके। तो इन बस यही जो भी पॉइंट है, तो इन बातों को बस ध्यान से सुनना दोस्तों, कि कभी कथन कारक में देगा, आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो मिलेगा कि जैसे लिख देता है कि कानून, सरकार कानून बनाती है और नीचे दे देगा कारण में कि वह का अथवा नियम को पालन भी करवाती है। तो आप कहेंगे
ये कैसे हो सकता है? तो ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि वो जब कानून बनाती है और वह पालन भी करवाती है, वह पालन भी करवाती है। ये नहीं कि कानून वो बनाए, पालन कोई और करवाए, वो कानून बनाकर पालन भी करवाती है। तो देखिए उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। आगे देखिए दोस्तों, यह प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोकतंत्र में लोग की सरकार को एक शक्ति देती है। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन गए तो चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र सरकार को अपनी निर्णय एवं उठाए गए कदमों पर आधार बनाता है और सफाई देती है। जैसे दोस्तों इसमें इसका मतलब यहाँ है कि जैसे लोकतंत्र है, इस समय हम सब चुनते हैं, तो जब ये जिसका जैसे विधायक हुआ और जैसे प्रधान हुए, प्रधान ही अगले जाकर आप सबके गांव में काम करते हैं। विधायक चुनते हैं, तो जब विधायक जाते हैं तो अब जितने गांव के विधायक रहते हैं तो वो विधायक पूरे गांव का काम करते हैं। एक गांव के लिए प्रधान होते हैं, तो इन सबको कैसे हम ही लोग चुनते हैं। तो ये सब सरकार के पास जाकर बातचीत कर जो भी रहता है, गांव के लिए प्रधान है तो गांव के लिए विधायक है, तो जितने गांव के मिलकर विधायक होते हैं उस गांव के लिए काम करते हैं। देखिए एक दूसरे की तरह सरकार होती है, जैसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकार और एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करती है। अंतिम निर्णय लेने के लिए शक्ति उसी के पास रहती है। किसी दूसरे कानून को देखिए, यहाँ पर देखिए, ये नहीं, ये यहाँ पर सरकार को कर सकती है। सरकार कार्रवाई कर सकती है। कौन? अगर जो नहीं माने तो, अगर जो जुर्माना नहीं दिया, अगर भरेगा नहीं जुर्माना, तो उस पर कार्रवाई भी कर सकती है। उसके अलावा अगर कोई लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा हो तो वे कुछ कदम उठा सकती है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी गति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब ये है, मान लीजिए अगर आपसे भेदभाव किया जा रहा है किसी जात की वजह से या किसी भी कारण वजह से आपको भेदभाव किया जा रहा है, तो आप न्यायालय जा सकते हैं। आगे देखिए, सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन कराने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? देखिए, लोकतंत्र के पास राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बनाने पड़ते हैं और न ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतांत्रिक सरकार है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र भी मुख्य बात है यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए यह एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों की एक शासन होती है। लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो याद रखना, लोकतंत्र को एक और नाम से जानते हैं जिन्हें हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग
सीधे मतदान के समय मतदान की उंगली, यहाँ पर देखिए देखिए तो इसको ध्यान से दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर से एक आके 2 प्रश्न बनेगा, पर अगर आप ठीक से ऐसे डिटेल में नहीं पढ़े रहेंगे तो बस वहीं आपको गड़बड़ करके चले आएंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी तो आप सब सुने कि लोकतंत्र लोकतांत्रिक, यहाँ पर एक नया शब्द आया कि प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो अब प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया कि प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र वे लोग सीधे, कौन, प्रतिनिधि लोकतंत्र वे लोग सीधे भाग नहीं ले पाते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपनी प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। तो याद है जैसे कि हम सब जो विधायक वगैरह रहते हैं इन सबको चुनते हैं, न कि डायरेक्ट सरकार को चुनते हैं। तो इन सबको चुनते हैं, तो यही सब जब जो इन सबको चुनते हैं तो यही सब अपना विचार मत देकर सरकार का गठन होता है। तो ये बात याद रखना। आगे देखिए, आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार और औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपनी शुरुआती दौर पर सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था औरतों, गरीबों और अशिक्षकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इन बातों को ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि बताया गया कि जो पहले था तो जो औरतें थे, गरीब लोग थे, जो जिसके पास संपत्ति नहीं थी, इन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो एक गिने चुने पुरुष मानते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाया। 1931 में देखिए दोस्तों यहाँ से कि 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखवाया। तो ये पूछता है बार बार दोस्तों कि जो गांधी जी थे तो वे उस समय यंग इंडिया पत्रिका में लिखवाया था। तो देखिए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर पाऊंगा। कौन सा? कि औरतें और जो गरीब लोग हैं वो वोट नहीं देंगे। तो देखिए यह विचार सहन नहीं कर सकता। जिस आदमी के पास संपत्ति न है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। इन बातों को याद रखना दोस्तों। ऐसे ही बस कहानी की तरह सुनते रहिए, क्योंकि यही कहानी से ही वाक्यांश रख देता है। तो आप अगर नहीं सुने रहेंगे, सिर्फ बस जहाँ हाईलाइट वन लाइनर क्वेश्चन बन रहा है सिर्फ वहाँ ध्यान दिए रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अब देखिए ऊँट के लिए संघर्ष। देखिए यहाँ है कि संसार में कहीं भी सरकार ने स्वच्छता से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांट सकती है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीब के सरकार कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूत पड़ी। इस आंदोलन महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। तो देख लिए, महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे यही महिला मताधिकार आंदोलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो याद रखना, अंग्रेजी में सरफ्रेज मूवमेंट। इसको याद रखना दोस्तों, प्रश्न बनता है बार बार। देखिए इसमें है तो कहानी ही, बट
2 या 3 क्वेश्चन बनता है, और 2 या 3 क्वेश्चन अगर आप एकदम विस्तार से नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अभी हम एग्जाम्पल के लिए आपको एक आध 2 क्वेश्चन रखे हैं कि कैसे एकदम गद्यांश उठाकर रखता है। तो देखिए जो ये महिला मताधिकार आंदोलन था, इसी आंदोलन को अंग्रेजी में सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। सरफेस का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। तो ये बात भी याद रखना कि सरफेस का मतलब क्या होता है, वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष के काम माने जाते थे। जब महिलाएं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू की तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतना गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माने जाने लगा। महिलाएं मताधिकार आंदोलन की साथियों ने भी महिलाओं के लिए वोट देने की अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीर में बांधकर प्रदर्शन किया। उसमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल में बैठ गई। तो इसको याद रखना थोड़ा कि कभी कभी पूछ देता है कि क्रांतिकारियों के लिए कई बार महिलाएं जेल गई, ऐसे कथन में लिख देगा कि मताधिकार के लिए कई बार महिलाएं जेल भी गई और भूख प्यास के लिए हड़ताल भी की, ऐसे लिख देगा। और आप उस समय हो एकदम, आपका अगर माइंड नहीं सही रहेगा या नहीं पढ़े रहेंगे विस्तार से तो कहेंगे यार महिलाएं तो जेल नहीं जाती हैं, क्योंकि इस समय कानून में लिखा भी गया है। तो आप इसको गलत करके चले आएंगे। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था। तो इसको भी याद रखना, अमेरिका में जो वोट देने का अधिकार था वह 1920 में मिला था, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में। इंग्लैंड में औरतों को अधिकार कब मिला वोट देने का, तो 1928 में, और अमेरिका में 1920 में। इसको भी थोड़ा याद रखना। तो देखिए दोस्तों, अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम आप सबको एक आध प्रश्न रखे हैं, तो इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। यंग इंडिया गांधी जी, जैसे कि अभी हमने जस्ट अभी 1 या 2 पेज में पढ़ा, तो ये बात सही है। सरफेस मूवमेंट वोट देने का अधिकार, देखिए दोस्तों कैसे पूछा गया, पहले आप स्तर देखिए कैसे। तो अभी जैसे हम सब पढ़े कि सरफेस मूवमेंट वोट देने का अधिकार, आप ये तो पढ़ लेते कि वो था मताधिकार का अंग्रेजी नाम है सरफेस मूवमेंट। अब सरफेस मूवमेंट का क्या मतलब था, उसको अगर नहीं पढ़ते कि वोट देने का अधिकार, तो बस यही होता कि आप इसको गलत करके चले आते। इंडिया में औरतों को वोट देने का अधिकार कब हुआ, या देखिए इंडिया में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में। अब देखिए दोस्तों, आप उसको प्रश्न को हल्के में ले रहे थे अभी, जैसे आपको दिमाग में होगा कि यार ऐसे नहीं पूछेगा, तो देखिए अभी जस्ट ये प्रश्न में से रख दिया। तो आप देखिए अमेरिका था उसमें 1920 में था, पर इंग्लैंड में 1928 में हुआ था। तो ये बात देखिए तीसरा हमारा गलत है। उपयुक्त उद्गमों में से कौन सा सुमेलित है, तो देखिए हमारा पहला और दूसरा सही है, पर तीसरा क्या है, गलत है। तो हमारा हो जाएगा पहला और दूसरा। आगे देखिए दोस्तों, सरकार क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें। देखिए ठीक से पढ़ना, लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद हिस्सा लें। देखिए ये बात गलत है दोस्तों। लोकतंत्र का मतलब है लोग अपना वोट दें, और जो वोट देते हैं, जो लोग चुने जाते हैं, वे लोग अपना नियम कानून बनाते हैं। तो हमारा पहला क्या है, गलत है।
दूसरा देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों को सीधा भागीदार नहीं होती है। तो ये बात सही है कि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होते हैं, जैसे अभी हमने 1-2 पेज में पढ़ाया, इसको एकदम हाइलाइट करके बताया था कि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होते हैं, वे सीधा भाग नहीं लेते हैं। उन्हें हम खुद चुनते हैं, तब जाकर वहाँ सरकार के पास वो पहुँच पाते हैं। तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है और ये सब पूरा गलत है, दूसरा सही है। आगे देखिए दोस्तों, तो देखिए हो गया। इस इस 2 क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे पूरा ऐसे लाइन उठाकर रख दे रहा है। देखिए, इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार इतना, सफ्रेज मूवमेंट वोट देने का अधिकार। और आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, इस इस ऐसे पैराग्राफ को देखिए, लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासक करते हैं। देखिए, अगर आप ऐसे थ्योरी में अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो कभी ऐसे वन लाइनर में हो जाएगा। आप अपने दिमाग से सोचिए। चलिए, तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले क्लास को लेकर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एकदम ऐसे बेहतरीन से तैयारी करते रहिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए।